कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और एफआईआर उस एफआईआर को बेस बनाते हुए एक ईसीआईआर रजिस्टर्ड करती है। वैसे ही ईसीआईआर होती है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, वो रजिस्टर होती है और फिर ईडी उसके बेसिस पे काम करना चालू कर देती है। ईडी को पावर है, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, पावर ऑफ सर्वे, और ये 17-18 में दिए गए हैं, और पावर ऑफ रिटेंशन है सेक्शन 20 में दिया गया है, और पावर टू कॉल एनी ऑफ द अक्यूज्ड और इवन विटनेस अंडर सेक्शन 50। इसी 4 सेक्शनों में द्वारा जो उनको पावर मिली है, इन्हीं को 4 में रखते हुए ईडी आगे काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज के समय में एनआईए, सीबीआई, एनसीबी से ज़्यादा चर्चा ईडी की होती है। ईडी क्या है, कब इसे लाया गया, ईडी के पास शक्तियां क्या क्या हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर के जो फैसला सुनाया है, उस फैसला का असर क्या पड़ने वाला है। मेरे साथ राजीव रंजन राज हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे जानेंगे पूरा विस्तार से कि आखिर ईडी काम कैसे करती है, ईडी के पास पावर क्या क्या हैं। राजीव जी, जिस तरीके से ईडी जो आज के समय में काम कर रही है, हर जगह चर्चा ईडी की हो रही है, आखिर ईडी है क्या, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ईडी स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके इफ़ यू विल सी, इसका देखेंगे आप तो ये पहली बार आई है 1957 में, तब इसको एनफोर्समेंट यूनिट कहा जाता था। देन लेटर ऑन इट गॉट चेंज इनटू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इट इज़ ए विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है 2 कानूनों का पालन करवाना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो है वो सिविल लॉ है, पर पीएमएलए क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। पीएमएलए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इसके रिपरकशन सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं। जो ईडी का जो चर्चा बना हुआ है, ये बना हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से पीएमएलए का एग्जीक्यूशन करते हैं, जिससे डेट लीड टू, ये बहुत ही ज़्यादा डेटरेंट होता है आदमी को रोकने के लिए जो इन सब क्राइम में होते हैं। तो ये लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिजेंट है और इट इज़ डेटरेंट फॉर द क्राइम, और ये प्रूव भी हो रहा है समय के साथ साथ, इसीलिए इस ईडी ज़्यादा चर्चे में रहती है। ये लेकिन 2014 के पहले कहा जाता है कि ईडी बहुत कम जगहों पे काम करती थी, केसेस बहुत कम होते थे, लेकिन आज के समय में केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईडी जो केस कर रही है, आखिर ईडी का दायरा क्या है, ईडी किसके ऊपर केस करती है, ईडी का केस कैसे होता है। देखिए, आपको 2014 से पहले इसलिए 2014 के बाद लोगों को लग रहा है क्योंकि ईडी जो कानून आया है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस कानून में ईडी काम करती है, वो 2002 में आया है और 2005 में नोटिफाइड हुआ है। ठीक है, 2005 में नोटिफाइड होने के बाद पोस्टिंग वोस्टिंग और इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इसके लिए प्रॉपर मैन पावर देने में टाइम लगता है। टाइम लगते लगते कुछ टाइम लगा, अब ये फुल एक्शन और फुल फोर्स में काम कर रही है। इसको आपको समझना होगा। ईडी अभी जजमेंट के हिसाब से भी और एक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी डजंट वर्क इंडिपेंडेंटली। ईडी अपने आप से कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करती है। ईडी को पहले कोई ना कोई एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है या शेड्यूल ऑफेंस होता है, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और एफआईआर उस एफआईआर को बेस बनाते हुए एक ईसीआईआर रजिस्टर्ड करती है। ईसीआईआर उसको कहते हैं हम इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वैसे ही ईसीआईआर होती है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, वो रजिस्टर होती है और फिर ईडी उसके बेसिस पे काम करना चालू कर देती है। इंडिपेंडेंटली किसी के ऊपर कोई भी क्राइम नहीं है और ईडी जस्ट उसके ऊपर ईसीआईआर रजिस्टर कर दे, ऐसा नहीं होता है। उसको पहले कोई प्रेडिकेट ऑफेंस होगा, कोई शेड्यूल ऑफेंस में एफआईआर होगा, उसी को लेकर ईडी उसको बेस बनाते हुए, क्योंकि अगर ईसीआईआर की कॉपी देखेंगे तो उसमें एक कॉलम होता है प्रेडिकेट ऑफेंस, उसमें उस एफआईआर का नंबर लिखा रहता है कि इसको सपोज डेट किसी कोई करप्शन केस में इन्वॉल्व हुआ या एक्सटॉर्शन केस में इन्वॉल्व हुआ या फिर किसी ऐसे चीटिंग के केस में इन्वॉल्व हुआ, और चाहे बैंक के फ्रॉड्स आजकल आप देख ही रहे हैं, ठीक, उसमें हुआ, तो उस वो जो ऑफेंस है वो प्रेडिकेट ऑफेंस बनेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, और उसके बेसिस पे ईडी उसका मनी लॉन्ड्रिंग उस केसेस को लेकर इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगी। इसमें एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा ईडी के पावर्स को। ठीक है, ईडी के पावर्स एज पर पीएमएलए, यहाँ पर हम फेमा की बात नहीं करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा चर्चे में है। उसमें 4 सेक्शनों में उसके पावर दिए गए हैं ईडी के। आप मोटा मोटी देखिएगा तो सेक्शन 50, जिसमें ईडी को पावर है समन करना, अक्यूज को बुला सकती है। सेक्शन आप 17 एंड सेक्शन 18, 3 सेक्शनों में
ईडी को पावर है, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, पावर ऑफ सर्वे, और ये 17-18 में दिए गए हैं, और पावर ऑफ रिटेंशन है सेक्शन 20 में दिया गया है, और पावर टू कॉल एनी ऑफ द अक्यूज्ड और इवन विटनेस अंडर सेक्शन 50। ये 4 पावर, इसी 4 सेक्शनों में द्वारा जो उनको पावर मिली है, इन्हीं को 4 में रखते हुए ईडी आगे काम करती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए को लेकर के जो बातें कही हैं, अरेस्ट को लेकर के और कस्टडी में रखने को लेकर के, पहले कहा जाता था कि इन जो ईडी के जो अधिकारी होते हैं अरेस्ट नहीं कर पाते हैं बिना वारंट के, अब बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अरेस्ट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 19 में ये चीज़ें दी गई है। देखिए, सेक्शन 44 और 45 आप पढ़ेंगे तो उसमें से पीएमएलए के हिसाब से कि जो भी ऑफेंसेस विच आर कमिंग अंडर पीएमएलए आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल हो जाते हैं और ये कॉग्निजेबल होता है। नॉन बेलेबल से कोई भी आदमी साफ समझ सकता है ऐसे वारदात वो ऐसे अपराध जिसमें बेल नहीं मिलेगी बिना कोर्ट के माध्यम से। बेल पुलिस चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं दे सकती है। तो ईडी में जो सेक्शन 3 है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइन किया गया, उसको सेक्शन 44 और 45 के हिसाब से उसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बना दिया गया। और जब भी ऑफेंस, सिर्फ ईडी की मैं नहीं बात करूंगा, एनसीबी एनडीपीएस में काम करती है, विजिलेंस पीसी एक्ट इनमें काम करती है, वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होते हैं। तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस को पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये सीआरपीसी में भी है, जनरल आईपीसी में भी जितने भी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 41 में उनको पावर है कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दी गई है ईडी। ये तो यहाँ पर देयर इज अ फॉलो, यहाँ पर सीआरपीसी हैज़ बीन ऑल्सो फॉलोड हेयर, क्योंकि सिंपल यही बात है, अगर नॉन बेलेबल होगा कॉग्निजेबल होगा तो अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है ईडी। इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर उनको नहीं दी गई। ये सिंपल हर एनसीबी के पास भी है, सीबीआई के पास भी है, विजिलेंस के पास भी है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट होती है स्टेट पुलिस की, उनके पास भी होती है, सभी के पास है ये पावर। लेकिन कहा जा रहा है जब से पीएमए जी उसमें बताया गया, पर इसमें सेक्शन 19 हैज़ बीन एडेड स्पेशली बाय द एक्ट। उसमें क्या है कि दे मस्ट हैव रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव को हर कोर्ट ने, बहुत सारे कोर्टों ने एलोबरेट किया है, वो हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम। रीज़न टू बिलीव होता है विश्वास होने का कारण। उनको विश्वास हो जाना चाहिए कि इस आदमी को अरेस्ट हमें करना पड़ेगा। अब वो कारण उनको अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट, जो भी वो कलेक्ट करेंगे एविडेंस, उससे आता है, और जो प्राइमा फेसी फैक्ट जो उनके आते हैं उनके हिसाब से आता है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। पर सेक्शन 19 ने अनिवार्य किया, मैंडेटरी है कि आपको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। आप ये जनरल वे में कि अक्यूज का नाम हुआ और उसे अरेस्ट कर लेना नहीं है। रीज़न टू बिलीव मस्ट है, उसका कॉम्प्लाइंस होना ही चाहिए अरेस्ट करने के लिए। ये सेक्शन 19 पीएमएलए में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पर कॉम्प्लाइंस भी करती है। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए को लेकर के ईडी के ऊपर जो बातें कही है, तब से लोग ये कह रहे हैं कि अब ईडी कभी भी किसी को भी उठा सकती है, जांच के लिए बुला सकती है, समन कर सकती है। देखिए, बात ये है कि सेक्शन 3 जो है पीएमएलए का, वो डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग का। वो पहले की जब सेक्शन एनेक्ट हुआ था, व्हेन इट हैज़ बीन एनेक्टेड, तो उस समय का आप डेफिनेशन देखेंगे तो सिर्फ सिंगल चीज़ थी कि प्रोजेक्टिंग इट एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी। ये अगर आप करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसीड ऑफ क्राइम को व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग इट एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्या है कि पहले एक ही कंडीशन, एक ही था प्रोजेक्टिंग। अब क्या है, कंसीलमेंट, पोजेसन, यूज, एक्विजिशन, प्रोजेक्टिंग इट एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी एंड इवन क्लेमिंग इट। 6 तरीके के उन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया है। आप पहले आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम समझना पड़ेगा। प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसीड कमिंग आउट फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफेंस। ये प्रोसीड होता है किसी चीज़ का फल। कोई भी हम काम करते हैं तो फल मिला, उसको प्रोसीड्स कहते हैं। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो जो पहला, जैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया था कि जो पहली एफआईआर होती है, तो कोई भी एक्सटॉर्शन हुआ तो एक्सटॉर्शन से पैसा जनरेट होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी, तो उसको प्रोसीड ऑफ हम क्राइम करेंगे। तो सेक्शन 3 के हिसाब से पहले क्या था, बिफोर अमेंडमेंट टू द अमेंडमेंट, तो उसमें क्या था कि जब हम उसको प्रोजेक्टेड एज ए अनटेंटेड, उस पैसे से हम प्रॉपर्टी ले लें या फिर उसको बैंकिंग सिस्टम में डालें या फिर कोई ऐसा सिस्टम में डाल दें जो, तो उस दिन उसको हमने वाइट करने के सिस्टम में डाल दिया, तो उस दिन मनी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कमिट हुआ है, पहले अमेंडमेंट के पहले से। अमेंडमेंट के बाद क्या है कि कंसीलमेंट भी ऑफेंस ऑफ मनी, कंसीलमेंट मतलब होता है छिपाना। जिस दिन आपने एक्सटॉर्शन का पैसा अपने हाथ में ले लिया है या किसी भी प्रेडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल ऑफेंस से कमाया गया, कोई भी ऑफेंस से कमाया गया पैसा आपके हाथ में आ गया,
तो इवन कंसीलमेंट और पोजेसन दोनों मनी लॉन्ड्रिंग है। पहले सिर्फ उसको जिस दिन हम उससे कुछ करते थे तब मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। नाउ पोजेसन एंड कंसीलमेंट इज आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। उसी समय आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर दिया। जैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम जिस दिन जनरेट हुआ, जिस दिन उस पहले वाले एफआईआर से आपने इकोनॉमी पैसा जनरेट किया, वो जिस दिन आपके पोजेसन में आ गया ना, तो पोजेसन ऑल्सो इज ए मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ आप सेक्शन 3 पढ़िएगा तो उसमें प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि पोजेसन, मैंने बताया ना आपको, पोजेसन, कंसीलमेंट, यूज, एक्विजिशन and projecting it as a untented property and projecting claiming it as a untented property, ये 6 तरीके की चीज़ें उस पर ऐड करके इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। इसीलिए ईडी के स्कोप वाइड होने के कारण इनके काम और वाइड हो गए हैं और इनका किसी भी केसेस ज़्यादा हो गए हैं। और नाउ थिंग इज दिस ऑल्सो कि इन द मॉडर्न एरा आप इंडिया यूएन लेवल पर भी बहुत सारे कन्वेंशन का और बहुत सारे रिजोल्यूशन इनके मेंबर हैं जहाँ पर उसकी अपनी कमिटमेंट है। उसमें इंडिया कमिटेड है फॉर द मेकिंग लॉज टू फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। उसका यूएन लेवल पर भी कमिटमेंट है, कन्वेंशंस है जिसमें तो वो करना ही पड़ेगा आपको। जैसे एनडीपीएस में भी एनडीपीएस जो कानून 1985 में आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि इंडिया इज मेंबर टू द कमिटी और द कन्वेंशन वेयर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द नेशन दैट वी आर गोइंग टू फ्रेम ए लॉ इन आवर कंट्री जिसमें नारकोटिक्स को हम बैन करेंगे। वैसे ही पीएमएलए में भी इंडिया बहुत जगह मेंबर है और कमिटेड है कि हम अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कानून लाएंगे और इस पर सख्त से सख्त काम करेंगे। देखिए, एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे दूसरे जांच एजेंसी जो काम करती हैं, ईडी क्या उन एजेंसियों से अलग है? क्या ये पूरे देश में ये खुला एकदम घूमती है, अपने मन से काम करती है, किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती इन एजेंसियों को? इजाज़त के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीबीआई है जी, तो सीबीआई में क्या है कि वो सीबीआई हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, उसमें देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ सैंक्शन कि आप यू हैव टू टेक सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इंक्वायरी एंड बिफोर इन्वेस्टिगेशन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इनको एक प्रेडिकेट ऑफेंस में एक एफआईआर होनी चाहिए, एक कोई कंप्लेन होनी चाहिए कि इन्होंने ये क्राइम करके पैसा जनरेट किया है। दैट मच इज़ एनफ फॉर देम टू इनिशिएट पीएमएलए प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। इतना काफ़ी होगा उनको अगेंस्ट ये इस कानून के लिए, पीएमएलए कानून के अंदर आरोपी के अगेंस्ट काम करने के लिए। फिर किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत फिर किसी से भी ऑर्डर लेने के लिए इनको जरूरी लेने के लिए इसी विषय में मैं आपको बोलूँगा। ईडी ने बीच में 2019 में अमेंड भी किया सरकार ने, और बहुत सारे हाई कोर्ट में अपने जो काउंटर एफिडेविट फाइल होती हैं उसमें जवाब में भी ईडी ने कई जगह ये पोजीशन ली है, कई जगह इंस्टांस लिया है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमें प्रेडिकेट ऑफेंस जो पहला ऑफेंस होता है उससे हमें वो नहीं है, हम इंडिपेंडेंट भी अपनी प्रोसीडिंग कर सकते हैं और किसी के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। पर इसको विजय चौधरी वाली जो जजमेंट जो 27 जुलाई को आई है, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बता दिया गया है और इस जजमेंट में बताया गया, क्लियर कट बता दिया गया है कि बिना शेड्यूल ऑफेंस के ईडी का केस नहीं चलेगा, बिना पहले वाले एफआईआर के ईडी का केस नहीं चलेगा। उसमें अगर पहले वाले केस में अगर एक्विटल हो जाता है या आदमी डिस्चार्ज हो जाता है तो ईडी को भी अपना केस बंद करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो इससे ये पक्का हो गया कि ईडी डिपेंडेंट है पहले वाले एफआईआर पे, ईडी इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगी। वो पहला एफआईआर जब होगा किसी के ऊपर तभी ईडी उसके ऊपर आगे काम कर सकती है, उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनाएगी। आप अगर अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता, ECIR होता है, जैसे एफआईआर की कॉपी देखी होगी आपने, उसमें एक कॉलम है बाकायदा पूरा प्रेडिकेट ऑफेंस का कि आपने ये ECR आपने क्यों रजिस्टर किए, तो उसमें लिखना पड़ता है कि ये प्रेडिकेट ऑफेंस हमारे नॉलेज में आया है कि भाई ये क्राइम हुआ है, ये क्राइम नंबर चाहे एफआईआर नंबर है, इस पे इस पे क्या मनी जनरेट हुआ है, इलीगल मनी जनरेट हुआ है, तो उसको बेस बनाते हुए ये अपना आगे का काम करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।